हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य सरल अध्ययन माला से MA इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम 1858 से लेकर 1975 तक की क्रांति को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा है इसमें थर्ड वीडियो, जो मतलब थर्ड यूनिट से रिलेटेड है, जिसमें हम क्रांतिकारी वामपंथी आंदोलन पढ़ेंगे, देशी राज्यों में जन आंदोलन को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपको सारी यूनिट्स नहीं मिली हैं, एग्जाम बहुत जल्दी हो रहे हैं आपके, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके लिए सभी जो यूनिट्स हैं उसकी लिंक आपको कमेंट कर देंगे। और यदि फ्रेंड्स आपके लिए इस वीडियो की लिंक चाहिए है, सभी वीडियो की जो 4-5 यूनिट दी गई हैं, 4-5 यूनिट जो हैं उनके लिए आपको सभी वीडियो को एक साथ देखना है, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपके लिए उसमें लिंक सेंड कर देंगे, जिसके आप सारे वीडियो, सारी जितने भी यूनिट्स हैं वो एक साथ देख सकते हैं। और यदि आपको PDF चाहिए है, तो ये जो QR कोड दिया गया है, आप इस पर 99 रुपए का पेमेंट कर हमें मैसेज कर दीजिए 9826091601 नंबर पर। 9826091601 पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि मतलब ये जो इसका है ना, स्क्रीनशॉट लेकर 99 पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। हम आपके लिए इसकी और जो 4th सेमेस्टर में जितनी भी बुक हैं हम सभी चारों सब्जेक्ट की PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी 1% भी यदि यूजफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड यूनिट से। ये है हमारी थर्ड यूनिट, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन तथा प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए, इसकी असफलता के कारण भी बताइए। बंगाल, मद्रास, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का विवरण दीजिए और विदेशों में भारतीय क्रांति की गतिविधियों का भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति, बंगाल विभाजन, आर्थिक शोषण एवं प्राकृतिक प्रकोप ने भारतीयों में व्यापक असंतोष उत्पन्न कर दिया। विशेषकर बंगाल और महाराष्ट्र के नवयुवकों ने क्रांतिकारी संगठन का निर्माण करना प्रारंभ किया और बंगाल और महाराष्ट्र दोनों ही स्थान पर क्रांतिकारी आंदोलन का श्री गणेश हो गया। बंगाल में क्रांतिकारी दल की स्थापना और प्रमुख कार्य। बंगाल में ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के फलस्वरूप क्रांतिकारी दल ने अपनी कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी। इसने पश्चिम देशों के समान ही क्रांतिकारी गुप्त समितियों का संगठन किया। क्रांतिकारी दल का नेतृत्व वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दास दत्त के द्वारा किया गया था। इन्होंने युगांतर तथा संध्या नामक समाचार पत्र के माध्यम से अपने कार्यक्रम का प्रचार करना भी प्रारंभ कर दिया। सन 1907 के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों ने अनेक आतंकपूर्ण कार्य किए हैं। 6 दिसंबर 1907 को क्रांतिकारियों ने मिदनापुर के निकट उप गवर्नर की गाड़ी में बम फेंकने का प्रयास किया। 23 दिसंबर को एक क्रांतिकारी ने ढाका में एक भूतपूर्व जिलाधीश को गोली मार दी, परंतु वह गोली उनके प्राण न ले सकी। इसके बाद क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का भी प्रयास किया और 30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी ने चिम्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु उस समय वे गाड़ी में नहीं थे। 2 अंग्रेज महिलाएं उसमें बैठी हुई थी, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस अपराध के लिए जो खुदीराम बोस हैं, उनके लिए फांसी की सजा दी गई थी। खुदीराम बोस, और सबसे कम उम्र में दी गई थी इनको फांसी। इसके बाद एक अन्य घटना घटी, जो कि अलीपुर केस के नाम से जानी जाती है। इस केस में अरविंद घोष सहित 19 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। उनके पास कुछ बम, डायनामाइट और कारतूस बरामद किए गए थे। इस केस में वारिंद्र घोष, मतलब जो अरविंद घोष हैं, और कुछ आदमियों को छोड़ दिया गया। शेष व्यक्तियों को कठोर सजाएं दी गईं। क्रांतिकारियों ने कुछ अन्य हत्याएं भी की थी, जिसका संबंध मुजफ्फरपुर एवं अलीपुर केस से भी था। उस समय बंगाल में लगभग 500 शाखाएं काम कर रही थीं। ये तो हो गई बंगाल की बात। अब आता है हमारा प्यारा सा पंजाब। पंजाब में क्रांतिकारी दल की स्थापना एवं कार्य। पंजाब की क्रांतिकारी आंदोलन से अछूता नहीं रहा।
किंतु पंजाब क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल के समान आतंकवादी नहीं था, ना ही वहां क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित की गई थी। फिर भी वहां पर सरकार की दमन नीति के कारण लाहौर और रावलपिंडी में सरकार के विरुद्ध कुछ उपद्रव अवश्य किए गए थे। सन 1907 से 1908 में पंजाब सरकार ने ऐसी भूमि संबंधी नीति को अपनाया था जिसके कारण वहां के कृषकों में व्यापक आंदोलन, असंतोष व्याप्त हो गया था। मई 1907 में सरकार ने लाला लाजपत राय को क्रांतिकारी घोषित करके देश से निर्वासित कर दिया था। सरकार के इस कार्य से पंजाब की जनता बहुत उत्तेजित हो उठी थी। इसी समय सरकार ने भारतीय संप्रदायों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार भी किया था। जो भारतीय संपादक है उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। इससे भी जनता में भारी असंतोष फैला था। सरदार अभिजीत सिंह के नेतृत्व में सरकार की भूमि संबंधी नीति के विरुद्ध लायपुरा में एक सभा बुलाई गई थी जिसमें लाला लाजपत राय और अभिजीत सिंह ने सरकार की नीतियों का कठोर आलोचना की थी। फलस्वरूप सरकार ने इन दोनों नेताओं को देश से निष्कासित कर दिया। कुछ समय के बाद सरकार ने बुद्धिमानी से काम लिया और अपनी भूमि संबंधी नीति में परिवर्तन कर दिया, जिससे पंजाब में शांति स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं मद्रास में क्रांतिकारी दल की स्थापना एवं कार्य। सन 1907 में श्री बिपिन चंद्र पाल ने मद्रास का दौरा किया और अपने विचारों का प्रचार किया, जहां पर इन्होंने वहां के युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वहां पर सरकार ने अगस्त 1907 को बिपिन चंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके 6 माह के बाद जेल में भेज दिया गया। जेल से छूट जाने के बाद उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा का आयोजन करने वालों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण की टिनवली में एक उपद्रव हुआ। सरकार ने कठोर दमन चक्र चलाया। आंदोलन के नेता एवं जो पत्रकार के संपादक थे पत्रों के, उनको बंदी बना लिया गया। उन पर अभियोग चलाया गया। उस कार्य से उत्तेजित होकर क्रांतिकारियों ने त्रिनवेली है उसके मजिस्ट्रेट को गोली से उड़ा दिया कि लो करो बंद और भेजो जेल में। हमने सीधे मजिस्ट्रेट को ही मार दिया। नेक्स्ट आते हैं विदेशों में क्रांतिकारी कार्य। भारत में क्रांतिकारियों ने विदेश में भी अपनी शाखाएं स्थापित की थी। सन 1905 से श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में एक नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके साथ ही इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नामक एक मासिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। 1906 में विनायक दामोदर सावरकर लंदन पहुंचे और उन्होंने इंडिया हाउस में कार्य करना सक्रिय कर दिया। 1908 में इंडिया हाउस में उन्होंने विद्रोह दिवस मनाया था। इन्होंने भारत के क्रांतिकारियों की सहायता के लिए भी 26 पिस्तौलें भेजी थी। कहां से? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहां से भेजी गई हैं? लंदन से भेजी गई हैं 26 पिस्तौलें। महाराष्ट्र में सावरकर का भाई गणेश क्रांतिकारी दल का संगठन कर रहा था। 9 जून 1909 को सरकार ने उनको भी देश से निष्कासित कर दिया। इस बात की सूचना पाकर सावरकर ने अंग्रेजों से बदला लेने का निश्चय किया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने फ्रांसीसी कर्जन बायली को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके फलस्वरूप उनको प्राणदंड दे दिया गया। कुछ समय बाद सावरकर को भी बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया। उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 11 दिसंबर 1909 को एक क्रांतिकारी ने मिस्टर जैक्सन को गोली से उड़ा दिया। इस अपराध के लिए उन्हें 7 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए और इनमें से 3 को फांसी दी गई और कुछ छोटी मोटी हत्याओं की घटना भी इस समय देखने को मिली है। क्रांतिकारी दल का पतन होना प्रारंभ हो गया था छोटी मोटी हत्याओं की बात से ही, क्योंकि दमनकारी चक्र इनका बहुत भयानक चलाया जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण। क्यों असफल रहा था? कुछ वर्षों तक बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया, परंतु जनता इसकी ओर आकर्षित नहीं हुई। प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन बड़ी तीव्र गति से बढ़ा, परंतु सरकार की दमन नीति के कारण धीरे धीरे इसमें शिथिलता आने लगी। यद्यपि समय समय पर
क्रांतिकारी घटनाएं होती रहीं और क्रांतिकारी देशभक्त अपने प्राणों की आहुति देते रहे, किंतु इसका कोई महत्वपूर्ण परिणाम ना निकला। इस क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के निम्नलिखित कारण भी हैं। पहले आते हैं केंद्रीय संगठन का अभाव। क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण यह है कि क्रांतिकारियों में केंद्रीय संगठन का सर्वथा अभाव था। देश के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी नेताओं में पारस्परिक सहयोग और संबंध का पूर्णतः अभाव था, मतलब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अस्त्र शस्त्र की कमी थी, देखो 26 पिस्तौलें लंदन से भेजी गई हैं लड़ने के लिए। क्रांतिकारियों के पास अस्त्र शस्त्र की भारी अभाव था। इन्होंने कठिनाई से अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते भी थे तो उन्हें आम जनता का असहयोग प्राप्त होता था, मतलब सहयोग प्राप्त नहीं होता था जनता से। वे शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत गोपनीयता के साथ कार्य करते थे, लेकिन सरकारी गुप्तचरों की आंखों में अधिक समय तक धूल नहीं झोंक पाते थे और शीघ्र ही पकड़ लिए जाते थे और उन्हें जेल भेज दिया जाता था। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। इस आंदोलन की असफलता का एक प्रमुख कारण था कि इस आंदोलन के प्रति भारत का जो उच्च और मध्यम वर्ग है इनको कोई सहानुभूति नहीं रखता था। उच्च मध्यम वर्ग के नेता हिंसात्मक और जो आतंकवादी कार्य हैं उनसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। वे वैधानिक साधनों से ही अपनी आस्था प्रकट करते थे। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं जो आशुतोष मुखर्जी जैसे जो महान नेता हुए हैं, इन्होंने देश से यह प्रार्थना की थी कि क्रांतिकारी आंदोलन का कठोरता पूर्वक दमन कर दिया जाए। किसके द्वारा की गई है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आशुतोष मुखर्जी ने कहा था कि भाई इन क्रांतिकारी आंदोलन को जल्दी जल्दी दमन करो, अंग्रेजी सरकार। नेक्स्ट आती है ब्रिटिश सरकार की ठोस दमन नीति। क्रांतिकारियों की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के प्रति अत्यंत कठोर नीति का अवलंबन किया था। 1907 में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विद्रोह सभा अधिनियम पास करके 1908 और 1910 में प्रेस अधिनियम पास करके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1911 के अधिनियम के द्वारा ऐसे अधिकार प्रदान किए गए थे जिसके द्वारा वे सभाएं निमंत्रण करने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते थे। नहीं, 1911 में एक ऐसा अधिनियम पास किया गया जिसमें अंग्रेजों को ये अधिकार दिया गया कि वे सभाओं पर नियंत्रण करने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाए गए। ऐसी जूरी व्यवस्था करते हुए उनमें यूरोपियन बहुमत होते थे। इसके अलावा मामूली से अपराध के लिए भारतीयों को मृत्यु दंड, काला पानी, देश निष्कासन और बड़ी लंबी सजाएं दे दी जाती थी। पुलिस को जरा सी भी शंका हो जाने पर बंदी बना लिया जाता था और उन्हें सजा दे दी जाती थी। सरकार ने ऐसा आतंक स्थापित कर रखा था कि लोग भयभीत होकर भागने लगे थे। नेक्स्ट आते हैं आंदोलन का नवयुवकों तक सीमित होना। इस क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण रहा था कि यह आंदोलन केवल मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक ही सीमित था। इस आंदोलन के कार्य करने वाले नवयुवकों का जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। इस कारण से वे साधारण जनता से सहयोग नहीं प्राप्त कर सके। ब्रिटिश सरकार की कठोर नीति। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमनकारी नीति के कारण क्रांतिकारी आंदोलन असफल हो जाते थे। सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के कारण जनता में आतंक फैलाकर जनता को इतना अधिक भयभीत कर रख दिया था कि वह इस आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति ना रख सके। फलतः यह आंदोलन विफल हो गए। नेक्स्ट आते हैं उदारवादियों का व्यवहार। कांग्रेस के उदारवादी नेता इस आंदोलन से पूर्णतः उदासीन थे। वस्तुतः वे अंग्रेजों को भारत से निकालने के पक्ष में नहीं थे। इतना ही नहीं, उदारवादियों ने क्रांतिकारियों के आतंकवादी कार्यों की अवहेलना की थी और क्रांतिकारियों के दमन करने की प्रार्थना करते रहते थे, है ना, समाप्त करने के लिए भी, आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रयास करते थे। ऐसी स्थिति में इस आंदोलन का असफल होना स्वाभाविक था। गांधी जी की राजनीति में प्रवेश। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रविष्ट होकर सत्य अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत जनता में बड़ी तेजी से फैला
और लोकप्रिय हुआ क्योंकि यह भारतीयों की मनोवृत्ति के अनुकूल था। गांधी जी के इस अहिंसात्मक आंदोलन की क्रांतिकारी आंदोलन को प्रभावित किया। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राजनीति में 1919 से लेकर 1940 तक क्रांतिकारियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। 1919 मतलब हमारा कौन सा एक्ट आ जाएगा यहाँ पर, रोल एक्ट। उसके बाद से स्टार्ट होकर 1940 मतलब 1940 में क्या हुआ है, 1940 में डायर की हत्या कर दी गई थी, है ना। यहाँ पर डायर की हत्या की गई है, तो वहां तक के हमें क्या बताने हैं, व्याख्या बतानी है। क्रांतिकारियों का योगदान। प्रथम लाहौर षड्यंत्र 1905 की असफलता के बाद क्रांतिकारी बिखर गए। शासन ने तीव्र दमन चक्र चलाया। सरकार ने कुख्यात रोलेट एक्ट पास करके भाषण की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी, जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। 13 अप्रैल 1919 को काले कानून के विरोध में एक सभा जलियांवाला बाग अमृतसर में हो रही थी। पर पंजाब के गवर्नर ओ डायर ने आदेश से जनरल डायर ने गोली चला दी। हंटर कमेटी के अनुसार गोली वर्षा में 379 व्यक्ति मारे गए थे, 1200 व्यक्ति घायल हुए थे और कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच कमेटी के अनुसार कम से कम 1000 व्यक्ति मरे गए थे। इस क्रूर हत्याकांड से देश भर में रोष फैल गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 और 1922 तक चलाया गया, परंतु ये आंदोलन निष्फल ही सिद्ध हुए थे। अतः क्रांतिकारियों ने पुनः सशस्त्र संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ सत्येंद्र सान्याल और यतेंद्र मुखर्जी के द्वारा 1920 में इस क्रांतिकारी संस्था का संगठन किया गया। किसने किया है, देखो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन है, इसको बनाया है सत्येंद्र सान्याल के द्वारा और यतेंद्र मुखर्जी के द्वारा बनाया गया है 1920 में। क्रांतिकारियों के दमन के लिए शासन ने 25 अक्टूबर 1924 को बंगाल ऑर्डिनेंस नामक दमनकारी कानून पास कराया था। सरकार ने क्रांतिकारियों के दमन के लिए 1924 में बंगाल ऑर्डिनेंस नामक एक दमनकारी कानून पास कराया। नेक्स्ट आता है काकोरी षड्यंत्र। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, साचेंद्र सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, आजाद मनमथ गुप्त आदि क्रांतिकारियों ने धन के अभाव को दूर करने के लिए ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया और फलतः काकोरी षड्यंत्र के नाम से एक केस चलाया। सरकार ने क्रांतिकारियों ने कुचलने का प्रयास किया, लेकिन केस में बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। सरकार के दमन चक्र के कारण ही क्रांतिकारी बिखर गए। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ है, 9 अगस्त 1925 को। इसमें खजाना लूटा गया था काकोरी नामक स्थान पर। इसमें बिस्मिल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 1925 में इसकी स्थापना की है। साइमन कमीशन 1928 का प्रत्येक भारतीय ने विरोध किया था। संपूर्ण देश में विद्रोह जुलूस निकाले गए थे। ऐसे ही एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाहौर में 20 अक्टूबर 1928 को लाठियां बरसाई, जिससे उनकी 17 नवंबर को मृत्यु हो गई। किसने बरसवाई थी, सैंडर्स के द्वारा बरसवाई गई थी। तब सैंडर्स की हत्या होगी। क्रांतिकारियों ने सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का पुनर्गठन किया और उसका नाम सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा और इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए संदिग्ध हो गए। 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज पदाधिकारी सैंडर्स की हत्या करके क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। असेंबली बम कांड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का अगला महत्वपूर्ण कार्य 8 अप्रैल 1929 को संपन्न हुआ। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में सार्वजनिक सुरक्षा बिल
पब्लिक सेफ्टी बिल को पास किया जा रहा था, जो कि जनता जो है वह इसका विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी पास कर दिया गया था। उस पर बहस चल रही थी, जनता इस बिल के विरोध में थी। इससे पूर्व सरकार ने ट्रेड डिस्ट्यूट्स बिल भी बलपूर्वक जनता की इच्छा के विरुद्ध जाकर करा दिया था। जनता की आवाज शासन में बहरे कानों तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि वह असेंबली में एक अहिंसक बम विस्फोट करेंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को यह कार्य सौंपा गया और यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों व्यक्ति बम फेंकने के बाद स्वयं की गिरफ्तारी दे देंगे। इसके बाद कोर्ट में बयान देंगे कि क्रांतिकारियों के उद्देश्य और कार्यक्रम पर प्रकाश डाले जाएंगे। उनका उद्देश्य क्या है और क्या कार्यक्रम वह चल रहे हैं, तो वो सब कोर्ट में बताए जाएंगे। देश में जागृति उत्पन्न करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से अपना बलिदान दिया। बम विस्फोट के समय दोनों क्रांतिकारियों ने सदन में एक पर्चा फेंका जिसमें लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता थी। सेशन कोर्ट ने दिए गए दोनों के संयुक्त बयान बहुत मामरिक थे और बड़े मामरिक थे। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कार्यक्रम और उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस व्यक्तित्व में भारतीय जनता और विदेशियों में क्रांतिकारी की प्रति गलतफहमी का अंत हुआ और 23 मार्च 1921 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को प्राणदंड दे दिया गया। अन्य क्रांतिकारियों को भी इसमें सजाएं सुनाई दी गई थी। किस किस को फांसी दी गई है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। नेक्स्ट आते हैं चंद्रशेखर आजाद के कार्य। आजाद काकोरी कांड के प्रमुख सहयोगी थे और फरार थे। सैंडर्स हत्याकांड में भी यह संबंधित थे। बिस्मिल की मृत्यु के बाद क्रांतिकारियों का नेतृत्व इन्हीं के पास आ गया था। रामप्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। सरदार भगत सिंह को जेल से मुक्त कराने के लिए भी इन्होंने प्रयत्न किए थे, जो सफल नहीं हुए। भगत सिंह को प्राणदंड सुनाया गया था। अंततः बदला लेने के लिए इन्होंने 22 दिसंबर 1929 को क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन की पटरी के नीचे बम फेंका था, जिस करके उलट दिया था, पूरी ट्रेन ही उलट दी। लेकिन देखो, इरविन बच गए। कितनी लंबी उम्र है ना अंग्रेजों की, कितने प्रयास किए जाते हैं फिर भी नहीं मरते। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक भारतीय गद्दार की मुखबरी के कारण ही अंग्रेज पुलिस द्वारा घेर लिए गए और लड़ते हुए शहीद हो गए। आजाद की शहीदी होने के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व यशपाल ने संभाला, पर 23 जनवरी 1932 को भी गिरफ्तार कर लिए गए। यशपाल को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाने पर 2 मार्च 1938 को वे रिहा कर दिए गए। एक संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनने पर 2 मार्च 1938 को रिहा कर दिए गए। नेता सुभाष चंद्र बोस के कार्य। आर.सी. मजूमदार के अनुसार गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निस्संदेह सुभाष चंद्र बोस हो गए थे। सुभाष शुरू से ही एक उग्रवादी थे। वे कांग्रेस में गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे। क्रांतिकारियों के कार्य में उन्हें सहानुभूति मिलती थी। प्रारंभ में उनका विश्वास था कि क्रांतिकारी दल व्यवहारिक कम और भावनात्मक मूलक अधिक है, पर बाद में उनके विचार बदल दिए गए थे। प्रारंभ में इन्होंने चितरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी का भी काम किया था। 1924 में पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और 1927 में इन्हें इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। इंडिपेंडेंस लीग कब बनाई थी? 1927 में इनके द्वारा बनाई गई थी। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इस समय इन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए कांग्रेस को बड़ा कदम उठाने की सलाह दी थी, जिससे गांधी जी में उनका मतभेद हो गया था। अगले वर्ष गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस त्याग दी और अपनी अग्रगामी नीतियां क्रियान्वित की।
और अग्रगामी मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्थान की स्थापना की। 22 जून 1940 को सुभाष और वीर सावरकर ने मिलकर भविष्य का कार्यक्रम बनाया और सुभाष को सरकार ने नजरबंद कर दिया, पर वे निकल के भाग गए और भारत से होते हुए अफगानिस्तान, इटली, जर्मनी और अंत में जापान पहुंचे। इस समय द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। जर्मनी और जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और किसको दे दिए गए? किसने दी थी? रास बिहारी बोस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत को अस्थायी सरकार बनाई। जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन और मयूका और आयरलैंड ने भी सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने पूर्व भारत के कोहिमा, फ्लेरल और बिदुम आदि प्रदेश अंग्रेजों से मुक्त करा लिए, परंतु इस समय महायुद्ध का पांसा पलट गया जब 7 मई को जर्मनी तथा 10 अगस्त को 1945 को जापान ने समर्पण कर दिया। अतः सुभाष को पीछे हटना पड़ा। बताया जाता है कि जिस हवाई जहाज से सुभाष टोक्यो जा रहे थे उसमें फार्मोसा के पास आग लगने के कारण उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया। भारतीय सेना ने इस अधिकारियों की मुक्ति की मांग की और फलतः शासन को आजाद हिंद फौज के जो सेनापति हैं मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल ढिल्लन और सहगल को मुक्त करना पड़ा। नेक्स्ट आते हैं क्रांतिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन। कांग्रेस ने 1929 से पूर्व स्वाधीनता की मांग नहीं की थी। 1905 के पूर्व तो कांग्रेस ने अधिराज्य स्थिति की भी मांग नहीं की थी। क्रांतिकारी दल कांग्रेस की इस धीमी चाल से संतुष्ट नहीं थे। क्रांतिकारियों का लक्ष्य प्रारंभ से ही पूर्ण स्वाधीनता की स्थापना करना था। क्रांतिकारियों के उद्देश्य एवं कार्यक्रम का विस्तार परिचय सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के संयुक्त वक्तव्य से मिलता है। क्रांतिकारियों को रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा मिली थी। वस्तुतः हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एक साम्यवादी ढंग का ही संगठन थी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के संयुक्त बयान से तात्कालिक भारतीय राजनीति पर भी काफी प्रकाश पड़ा था। भारतीय राजनीतिज्ञों का एक गुट क्रांतिकारियों को मात्र आतंकवादी तथा हत्यारा समझता था। दीवान चमनलाल समाजवादी ने क्रांतिकारियों के कार्यों को कायरतापूर्वक हिंसा कहा था और देश का कलंक बताया था। इसका उक्त संयुक्त वक्तव्य से भगत सिंह ने खंडन भी किया है। लाहौर के समाचार पत्र ट्यूबिन ने क्रांतिकारियों को पागल कहा था। उक्त बयान में क्रांतिकारियों के इस अपराध मतलब आरोप का भी निर्भीकता से प्रतिवाद किया गया है। क्रांतिकारियों के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए उक्त वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया था कि क्रांति का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि उसमें खून खच्चर ही हो और ना ही क्रांति में व्यक्तिगत बदले के लिए ही कोई स्थान है। क्रांति बम और पिस्तौल का धर्म नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि यथास्थिति वर्तमान व्यवस्था जो कि स्पष्टतः अन्याय पर टिकी हुई है उसको बदल दिया जाए। पैदा करने वाले या श्रमजीवी समाज के अत्यंत आवश्यक अंग हैं, परंतु उनका शोषण हो रहा है। मतलब फसल पैदा करने मतलब जो किसान है पैदा करने वाले और जो श्रमजीवी समाज है उनके अत्यंत आवश्यक अंग हैं, परंतु इनका शोषण हो रहा है। उनकी
महान जो मेहनत है उसका फल उनको मिलना चाहिए। क्रांति का मतलब ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें किसी भी प्रकार के शोषण का भय ना हो, जहां साधारण जनता की सत्ता स्थापित हो। क्रांति से हम अपने देश की स्वतंत्रता ही चाहते हैं। ऐसे उच्च आदर्शों के लिए कोई भी त्याग अधिक नहीं है। क्रांति जिंदाबाद। नेक्स्ट आते हैं इन्हीं के विचारों के अंतर्गत क्रांतिकारी और कांग्रेस के मध्य अंतर। क्रांतिकारी और जो कांग्रेस थे उनके बीच में क्या अंतर थे। एक संयुक्त वक्तव्य से क्रांतिकारी तथा अन्य राजनीतिज्ञों की विचारधारा का अंतर भी स्पष्ट होता है। क्रांतिकारी एवं कांग्रेस में शासन का ही नहीं साध्यों का भी अंतर था। कांग्रेस पाश्चात्य प्रजातांत्रिक पद्धति को भारत के लिए एक आदर्श के रूप में स्वीकार करती थी, जिसमें राजनीतिक समानता तो थी पर आर्थिक समान नहीं थी। मतलब इसमें राजनीतिक समानता तो थी लेकिन इसमें आर्थिक समानता नहीं थी। क्रांतिकारियों ने आर्थिक स्वतंत्रता एवं श्रमजीवियों की सत्ता को भी साध्य घोषित किया था। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति को साधन माना था। क्रांतिकारियों के द्वारा महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी क्रांतिकारियों के इस राजनीतिक विचारधारा के विरोधी थे। लॉर्ड इरविन को उड़ाने की क्रांतिकारियों के प्रयास को गांधी जी ने अपने लेख में बम की पूजा से निंदा की है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्रांतिकारियों की नीति के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1921 में। इससे ज्ञात होता है कि क्रांतिकारी और कांग्रेसियों में आधारभूत सैद्धांतिक असमानता थी। गांधी जी के लेख का उत्तर क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे बम का दर्शन में किया था। इन्होंने कहा था कि लॉर्ड इरविन द्वारा पूर्णतः देश का अपमान करने पर भी यदि वायसराय से महात्मा गांधी कुछ मांगने जाते हैं तो यह अधिक राष्ट्रीय अपमान है। यह तो और अधिक अपमान की बात है। स्वशासन, औपनिवेशिक स्वराज्य, आत्मनिर्णय का अधिकार इत्यादि मांगे गुलामी की निशानी है। क्रांतिकारियों ने 25 वर्ष पहले पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति अपना लक्ष्य घोषित किया था, जबकि कांग्रेस ने केवल इस वर्ष 1929 में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया था। अहिंसा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में असफल हो गया था। एक वर्ष में स्वराज दिलाने की बात केवल हंसी की ही हो सकती है। गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रीय जागृति असहयोग आंदोलन द्वारा उत्पन्न हुई है, परंतु यह गलत है। राजनीतिक जागृति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत लंबे संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई थी। गांधी जी और उनके नेतृत्व में चल रही कांग्रेस क्रांतिकारियों की नीति में वास्तव में यह मौलिक भेद है कि वहां कांग्रेस स्वाधीनता के लिए नेतृत्व शक्ति का प्रयोग करना चाहती थी। क्रांतिकारी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सब साधन प्रयोग में लाना चाहती थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि अच्छे लक्ष्य के लिए सब साधन उपयुक्त हैं। आतंकवाद ही केवल क्रांति को लाने का प्रयास एकमात्र साधन है। आतंकवाद से अन्याय और निरंकुश शासकों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और दलित लोगों में प्रतिरोध की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। संसार के अन्य देशों में जो क्रांतियां हुई हैं उन सब का उदाहरण क्रांतिकारियों के सामने है। विश्व इतिहास की यह शिक्षा है कि अंत में क्रांतिकारी सफल हो जाते हैं। क्रांति का सही अर्थ यह है कि न्यायपूर्ण और आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जाए। हमारा आदर्श यह है कि विदेशी शासकों और देशी शासकों का अंत करके एक वर्गहीन समाज स्थापित किया जाए, जिसमें लोगों की उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो, जिसमें लोगों को क्या हो, उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो। वस्तुतः क्रांतिकारियों के इस विश्लेषण के बाद से गांधी जी भी सहमत हो गए थे। इन्होंने लिखा था कि मैंने घुटने झुकाकर रोटी मांगी लेकिन मुझे इसके बजाय पत्थर मिला। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। भारत एक विशाल जेलखाना है। मैं इस ब्रिटिश कानून को बेकार समझता हूँ और
इस शोक मत शांति को भंग करना चाहता हूँ जो राष्ट्र के दिल को कष्ट दे रही है। तथापि इस तीक्ष्ण अनुभव के बाद भी गांधी जी तथा अन्य जो कांग्रेसी हैं उनका यह विश्वास रहा था कि सशस्त्र क्रांति के साथ इस स्थान पर अहिंसात्मक संघर्ष ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का उचित साधन है। इसके बाद भी नेक्स्ट आते हैं भारतीय राष्ट्रीय एवं राजनीति में वामपंथी आंदोलन के उदय पर प्रकाश डालिए। वामपंथी आंदोलन विश्व इतिहास के पृष्ठों में वामपंथी विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखने को मिला है, जब वामपंथ एवं दक्षिण पंथ शब्द प्रकाश में आए थे। इसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध एवं रूसी क्रांति के दौरान यह शब्द साम्यवाद और समाजवाद के रूप में विस्तृत देखने में आए थे। तब शासक समर्थकों को दक्षिणपंथी या विरोधियों को वामपंथी कहकर पुकारा गया था। शासक के वे हो गए दक्षिणपंथी या वामपंथी इनको कहा जाता था। समर्थकों को दक्षिणपंथी और जो उनके विरोधी होते थे उनको वामपंथी, बी से विरोधी, बी से वामपंथी। ऐसे ही वामपंथ लेफ्ट विग कहा गया है इसको। देश भर में यह रहस्यवादी और समाजवादी दो रूपों में बंट गया था। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वामपंथी विचारधारा का विशिष्ट योगदान रहा है, क्योंकि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अधिकांश युवा इससे प्रभावित हुए थे, जिसके उदय के निम्नलिखित कारण है। पहले आते हैं रूसी क्रांति, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा गांधी जी का योगदान, चौथा मध्यम वर्ग की भूमिका और पांचवा सामंती प्रवृत्तियों द्वारा शोषण वृत्ति। तो क्या कारण थे भैया हमारे यहाँ पर वामपंथ आने के? तो पहली आती है रूसी क्रांति 1907 का प्रभाव। लेनिन के नेतृत्व में किसान मजदूरों ने मिलकर जारशाही का जिस तरह से रूस में अंत किया था, उस तरह बुद्धिजीवी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी अंत हो सका था। नेक्स्ट आते हैं प्रथम विश्व युद्ध। आर्थिक दशा दयनीय थी, जिसके लिए साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी तत्व सम्मिलित थे, जिसके विरोध में यह विचारधारा बनी थी। नेक्स्ट आते हैं गांधी जी का योगदान। गांधी जी के सत्याग्रह से कृषक, मजदूर और सर्वहारा समाजवादी भी प्रभावित हुए थे, आकर्षित हुए थे। नेक्स्ट आते हैं मध्यम वर्ग की भूमिका। यह वर्ग देश की आर्थिक राजनीतिक उन्नति के लिए समाजवादी विचारधारा को ही उपयुक्त मानता था। सामंतवादी प्रवृत्ति द्वारा शोषण वृत्ति। गांधी जी के धीमे प्रयास से समाजवादी में उग्र युवाओं की प्रवृत्ति बढ़ी, जो श्रमिक, खेतीहर, मजदूर एवं किसानों को सामंतों द्वारा शोषण के विरोधी हो गए। जो विरोधी थे उनके लिए वो बढ़ी। नेक्स्ट आते हैं अन्य कारण। शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजों का दमनकारी नीति, भारतीय राजनीति का विदेश से संपर्क, अन्य समाजवादी एवं साम्यवादी नेताओं का प्रभाव भी इस विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इस विचारधारा ने भारत में 20वीं शताब्दी में दो विचारधाराओं को जन्म दिया। एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से आज तक अस्तित्व मौजूद है। 1930 में इस विचारधारा के अनेक गुट भी बनाए गए, जिसके कारण यह दल अनेक व्यापारिक क्षेत्र और राजनीतिक खंडों में विभक्त हो गया, जिसमें राष्ट्रवादियों का वामपंथी गुट 1939 में सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1939 से एन दत्त मजूमदार द्वारा भारतीय बोल्शेविक दल 1940 में बनाया गया। एन राम द्वारा अनिवार्य लोकतंत्र दल 1941 में, अजित राय और इंद्र सेन द्वारा बोल्शेविक लेनिनिस्ट 1942 में,
सोमेंद्रनाथ टैगोर का क्रांतिकारी साम्यवादी दल प्रमुख है। समीक्षा। इस तरह स्पष्ट होता है कि इस विचारधारा के अनुयायी अत्यंत साहसी, जागरूक और प्रस्तर राष्ट्रवादी थे, जिसकी कांग्रेस से अधिक समय तक नहीं बनी और समाजवादी विचारधारा की बढ़ने में इन्होंने सहयोग दिया। वास्तव में वामपंथी उग्र विचारधारा के समर्थक थे तथा गांधी जी रणनीति की प्रासंगिकता को देर से सहानुभूति मिली थी। इस कारण से इसमें साहसी मतभेद उत्पन्न हो गए थे, आपसी मतभेद थे। यही वजह रही है कि नेहरू और सुभाष बाबू अधिक समय तक एक साथ काम नहीं कर सके। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर ही किसान, खेतीहर मजदूर और किताबों ने अनेक संगठन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की नाक में दम कर दिया था। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 1928 में वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स पार्टी, 1931 में अखिल भारतीय वाम मार्गीय श्रमिक संघ सभा, भारतीय श्रम संघ जैसे संगठन ने अस्थायी भारतीय संघ पर आंदोलन, हड़तालों में भाग लेने हेतु राष्ट्रहित में काम किए थे। वामवाद की प्रमुख उपलब्धि रही है कि विचारधारा और संगठन दोनों ही दृष्टि से कांग्रेस का वामपंथ की ओर झुकाव बढ़ा। इसलिए समय समय पर कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में यह स्वीकार किया गया है कि भारतीय जनता की गरीबी और कठिनाइयों का मूल केवल उपनिवेशवादी शासन नहीं अपितु भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना भी है, जिसे आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आते हैं देशी रियासतों में जन आंदोलन पर लेख लिखिए। जो देशी रियासतें हैं उन पर जन आंदोलन बताने हैं। देशी रियासतों के जन आंदोलन के प्रति कांग्रेस नीति की विवेचना कीजिए। प्रजामंडल आंदोलन की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए और यह आंदोलन कहाँ तक सफल रहा है बताइए। देशी रियासतों में जन आंदोलन। ब्रिटिश शासन काल में देशी रियासतों में जन आंदोलन के उदय करने के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला, शासकों के प्रति असंतोष। दूसरा, गांधी जी का प्रभाव। तीसरा, अखिल भारतीय असहयोग आंदोलन। और चौथा आता है प्रजातांत्रिक परिवर्तनों की उपेक्षा। तो सबसे पहले शासकों के प्रति असंतोष। रियासतों के शासकों द्वारा राष्ट्रीय गतिविधियों का दमन करने में ब्रिटिश सरकार को सहयोग दिया जाता था। इससे जनता रुष्ट हो गई थी और प्रजा को एकजुट होने की प्रेरणा मिली। जनता की यह साहस होने पर, मतलब जो जनता है उसको यह एहसास होने पर कि उनकी दुर्दशा के लिए न केवल ब्रिटिश सरकार वरन जो देशी रियासत के शासक हैं वो भी उत्तरदायी हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जन आंदोलन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं गांधी जी का प्रभाव। सन 1919 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का पदार्पण हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व की बागडोर संभाली। गांधी जी के व्यक्तित्व और विचारों में रियासत के लोगों को भी प्रभावित किया। उनके जो विचार थे, व्यक्तित्व थे, उसके द्वारा जनता प्रभावित हुई। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को सही एवं व्यापक अर्थों में जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। भारतीय रियासतों की प्रजा ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट आते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। रियासतों की प्रजा में राजनीतिक चेतना जागृत करने में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस आंदोलन के प्रभाव के कारण ही लगभग इसी समय रियासतों में अनेक जन संगठन अस्तित्व में आए थे। प्रजातांत्रिक परिवर्तन की उपेक्षा। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के प्रशासन में प्रजातांत्रिक परिवर्तन की उपेक्षा की। यद्यपि लॉर्ड मेयो, नॉर्थब्रोक, रिपेन, कर्जन, हर्डिंग, रीडिंग, चेम्सफोर्ड आदि ने व्यक्तिगत रूप से कुशल प्रशासन
एवं शासकों और प्रजा के मध्य अच्छे संबंधों की सफलता पर बल दिया है, किंतु सरकारी नीति ने व्यक्तिगत धारणाओं के नितांत विपरीत थी। नेक्स्ट आते हैं निरंकुश राज्य शासन। कुछ रियासतें जैसे कि कोची, त्रावणकोर, पोरबंदर, मैसूर को छोड़कर अधिकांश रियासतें निरंकुश राज्य शासन की पक्षधार थी। हैदराबाद, कासिम, पटियाला जैसी बड़ी रियासतें, बिहार, उड़ीसा, मध्य भारत, हिमाचल जैसी छोटी रियासतें में पूर्णतः निरंकुश राज्य शासन स्थापित था। अगस्त घोषणा। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त घोषणा के दौरान भारत में उत्तरदायी शासन स्वशासन लागू करने की घोषणा कर दी थी। साथ ही भारतीयों के आत्मनिर्धारण और आत्मनिर्णय के लिए अधिकार का भी वचन दिया था। इस घोषणा से प्रेरित होकर भारतीय रियासतों ने भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की और राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हो गए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय रियासतों में जन संगठन का उदय एवं प्रगति। सर्वप्रथम दिसंबर 1927 में मुंबई में एक केंद्रीय संस्था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। इस संस्था का उद्देश्य रियासती आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना था। इस संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता थे मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर और बलवंत राय मेहता। इनके प्रथम सत्र में 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह निश्चित कर दिया था कि यह संस्था रियासतों की सरकारों को प्रजा के सामूहिक आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रभावित करेगी। संस्था में निम्नलिखित मुद्दों पर भी बल दिया गया था। पहले आते हैं जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। प्रतिनिधि सरकार को विधायिका के अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि सामान्य प्रशासन एवं वित्त पर इसका नियंत्रण रहेगा। शासन के निजी व्यय और रियासत के राजस्व के मध्य पृथक्करण किया जाएगा। एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन होगा। न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। क्या क्या होगा देखो, पहले तो जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार मिल गया, प्रतिनिधि सरकार को विधायन के अधिकार मिल गए, विधायिका के और प्रशासन और वित्त पर इसका नियंत्रण हो गया। प्रशासन में निजी व्यय और रियासत के जो राजस्व के मध्य पृथक्करण कर दिया। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय बना दिया। न्यायालय का कार्यपालिका से पृथक्करण कर दिया गया। ये मांग की गई है ना, उनको मांग था। इस प्रकार से AISPS संस्था ने रियासतों की प्रजा को एकजुट होने में मदद प्रदान की, किंतु इंडियन स्टेट कमेटी ने इस संस्थान को मान्यता देने से इनकार कर दिया। 11 जुलाई 1928 को संस्था ने एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा, जिसका उद्देश्य था जनमत तैयार करने के लिए इंग्लैंड के लोगों से सहायता प्राप्त करना। इंग्लैंड पहुंचने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने विचार व्यक्त किए कि वे भारतीय रियासतों के शासकों को समाप्त करना नहीं चाहते, वरन संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि प्रजा की भलाई करना ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व है और अपने इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह रियासतों के शासकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने के लिए प्रेरित करे। अंग्रेज रेजिडेंट द्वारा रियासतों के आंतरिक मामले में किए जाने वाले हस्तक्षेप की आलोचना की गई और एक राजकीय आयोग नियुक्ति की मांग कर दी गई। इस प्रजा की सही दशा की जानकारी प्रदान कर सके। प्रतिनिधिमंडल द्वारा ये सभी समस्याएं ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई, किंतु इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। विभिन्न रियासतों में जन आंदोलन, जितनी भी रियासतें थी उनमें क्या जन आंदोलन हो रहे थे। सर्वप्रथम मेवाड़ की जागीर बचौलियों में क्रमशः 1905 से 1913 में किसान जो कृषक हैं उनसे सामूहिक खेती कराने से इनकार कर दिया। जो बिचौली थे उन्होंने बोला कि सामूहिक खेती नहीं कराएंगे। सन 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। तत्पश्चात 1915 में भूतपूर्व क्रांतिकारी भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पार्थिक ने नेतृत्व संभाला। 1916 में पार्थिक ने उदयपुर के महाराज के विरुद्ध
कर न देने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। पार्थिक को मणिलाल की भी सहयोग प्राप्त हुआ था। तो देखो जो हमारा आंदोलन प्राप्त हुआ है, और बिचौलिया आंदोलन ने गांधी जी का भी ध्यान आकर्षित किया था। 1922 में विजय सिंह पार्थिक और मणिलाल के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन का एक लाभ यह हुआ कि खालिसा भूमि पर कुछ चुंगी या बेगार को कम कर दिया गया। देखो सबसे पहले आता है हमारा प्रथम आंदोलन, कहाँ पे हुआ है? मेवाड़ में हुआ है। यहाँ पे जो जागीर बिचौलिए थे, इन्होंने बोला 1915 से 1913 तक के भी कृषकों को हम सामूहिक खेती नहीं करने देंगे, नहीं कर नहीं दिया, या फिर जितनी उनको देना है वो नहीं दिया, तो हम उनको खेती नहीं करने देंगे। तो उसके विरोध में 1913 में एक आंदोलन हुआ। किसने किया? सीताराम दास के द्वारा किया गया। 1915 में इन्होंने ये जो पूरा नेतृत्व था किनको दे दिया? विजय उर्फ पार्थिक को दे दिया। जो भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पार्थिक थे उनको दे दिया गया। इसी के अंतर्गत इन्होंने 1916 में उदयपुर के महाराज के विरुद्ध कर ना देने का आंदोलन चलाया। इनके साथ ही मणिलाल भी जुड़ गए आगे जाकर। इतना ज्यादा अच्छा था ये बिचौलिया आंदोलन कि गांधी जी भी इस पर ध्यान दे रहे थे कि हाँ भैया ये आंदोलन चल रहा है। 1922 में पृथक जो विजय सिंह पृथक थे और जो मणिलाल थे, उनके द्वारा चलाए गए नेतृत्व का सिर्फ एक लाभ ये हुआ कि जो खालसा भूमि होती थी उस पर कुछ चुंगी या बेकार लगाकर इन मतलब कम कर दिए गए थे। नेक्स्ट आते हैं मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की भीलों को संगठित किया। जो मेवाड़ है उनके भीलों को संगठित किया। मई 1922 में मेवाड़ पुलिस ने भील आंदोलन का दमन करने के लिए 2 गांव में आग लगा दी। भैया आंदोलन को ही खत्म करने के लिए पूरे गांव में आग लगा दी गई। इधर भील आंदोलन से प्रभावित होकर अलवर के मियों ने गुड़गांव जिले की पुलिस चौकियों में आक्रमण कर दिया कि इन्होंने गांव जलाए, और इन्होंने जाके क्या कर दिया? क्या किसने किया है? मेयो ने किया है ना। मेयो ने भील आंदोलन से प्रभावित होकर गुड़गांव की चौकियां उड़ा दी, फूंक कर दी। कुछ राज्य की सेना ने क्रूरतापूर्वक आक्रमणकारियों को दमन कर दिया। राज्य की सेना ने उनको मारा। 1925 में अलवर में एक निमीचा क्या था, कहाँ गया? निमी चना नामक स्थान पर किसानों ने भू राजस्व से 50% तक वृद्धि के खिलाफ में प्रदर्शन किया, किंतु यहाँ भी सेना ने क्रूरता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1056 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट आते हैं कृषक आंदोलन के साथ साथ राज्य प्रजामंडल के भी विचारों का प्रसार किया गया। सन 1923 में प्रजामंडलों ने भारतीय अपने वार्षिक अधिवेशन बुलाना भी प्रारंभ कर दिया गया। पंजाब रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1928 में की गई थी। भारत की अन्य रियासत में भी प्रजामंडल आंदोलन रियासतों से अलग रहकर प्रारंभ किए गए थे, किंतु पंजाब के विषय में यह बात नहीं थी। इस दृष्टि में पंजाब रियासत आंदोलन अपने भारतीय रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन से भिन्न थी। वस्तुतः यह एक सिख कृषक आंदोलन था। इसका मुख्य लक्ष्य कृषकों की समस्याओं को अंत करना था, किंतु साथ ही अन्य मांगों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई थी। उत्तरदायी सरकार की मांग
सन 1939 के पश्चात रियासतों के जन आंदोलन ने तीव्रता प्राप्त की और इन्हें क्रमशः गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज और आचार्य कृपलानी आदि का नेतृत्व प्राप्त हुआ। 1940 से 1947 के मध्य गांधी जी का प्रजामंडल आंदोलन पर पूर्ण नियंत्रण था, किंतु कांग्रेस का झुकाव रियासतों की प्रजा की समस्या के अपेक्षा राष्ट्रीय समस्याओं की ओर अधिक था। किंतु फिर भी कांग्रेस की हस्तक्षेप नीति में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए थे। कांग्रेस के 1942 के ट्रिप्स प्रस्ताव को सिर्फ इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि इसमें भारतीय रियासतों के 9 करोड़ लोगों के बारे में कुछ भी नहीं किया गया था या कुछ भी नहीं कहा गया था। इसी प्रकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव प्रकाशित होने पर भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। रियासतों के प्रतिनिधियों की बहाली भी इसी प्रकार होनी थी जिस प्रकार प्रांतों में हो रही है। सन 1947 में कांग्रेस की तरह प्रजामंडलों ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया था। भारतीय रियासतों का शीघ्र अतिशीघ्र भारत में विलय कर दिया जाने पर जोर था। कांग्रेस ने प्रजामंडलों को मान्यता प्रदान करके शाखाओं में विभक्त कर दिया गया था और AISBC ने कांग्रेस के साथ मिलकर जाने का फैसला किया था, मिल जाने का फैसला किया था। अब हमारे प्रजामंडल की बात आते हैं। हमारा कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल पर लेख लिखिए। जो हमारे कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी, कांग्रेस मतलब मंत्रिमंडल बनाया था इनके द्वारा, उस पर लेख लिखना है। कांग्रेस और गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल। 1935 के सुधार आंदोलन की असफलता के बाद ब्रिटिश कालीन भारत में आम चुनाव 2 वर्ष बाद कराए गए थे। मतलब 1935 असफल रहा था, उसके बाद चुनाव कब कराए गए थे? 1937 में कराए गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली थी। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार इसमें उस प्रांत निर्वाचन में 94% मतदान के साथ 808 में से 711 स्थानों में सफलता प्राप्त की थी। इन प्रांतों में मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा प्रमुख थे, पर बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला था। वहां भी बड़े दल के रूप में ही उभरी थी। मात्र सिंध एवं जो पंजाब है उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, पर कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 पर कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था और शेष पर 3 बड़ी पार्टियों के रूप में ये उभर कर आई थी। परंतु इस चुनाव में मुस्लिम लीग को 482 में से सिर्फ 51 सीटें पर ही विजय प्राप्त हुई थी। उदारवादी धराशाही हो गए थे तथा मद्रास की जस्टिस पार्टी समाप्त हो गई थी। यह चुनाव कांग्रेस ने तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में लड़ा था। प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचन में कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता के बाद एक लंबे विचार विमर्श के बाद अक्टूबर 1937 में 6 प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। इसके बाद 1938 में असम, पंजाब, बंगाल, सिंध में भी संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 1939 अर्थात 28 माह तक यह चला, जो कि प्रांतीय स्वायत्त शासन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्य। कांग्रेस शासित इन मंत्रिमंडल में निम्नलिखित कार्य किए थे। पहले आते हैं दमनकारी कानून की समाप्ति। इन मंत्रिमंडल ने सत्ता संभालते ही अपने अपने प्रांतों में कई दमनकारी कार्यों को समाप्त किया था और राजनीतिक समस्याओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक बंदियों की मुक्ति। इस गठन के साथ ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सर्वप्रथम अपने दल द्वारा विजय प्राप्ति के लगभग सभी राजनीतिक बंदी मुक्त करा दिए थे। इन प्रांतों में आंग्ल गवर्नर जो कि वायसराय के अधीन थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। तब गांधी जी ने इनमें मध्यस्थता से वायसराय ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके
विवाद को समाप्त किया था। भूमि सुधार इस समय प्रांतों के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत की महत्वपूर्ण समस्या किसान और उनके खेतीहर मजदूरों की घोर दरिद्रता, कर्जदारी और बेकारी थी। इस समय इसे सुधार हेतु कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जमींदारों के अधिकार कम कर दिए और बेगारी प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। खेतों की वैज्ञानिक पद्धति से करने पर जोर दिया खेती को, और यह भी सुधार किया कि किसानों को उनके भू स्वामित्व से बेदखल न किया जाए। साथ ही मद्रास में कृषक सहायता कानून एवं मुंबई में भूदासों को मुक्ति दिलाई गई थी। नेक्स्ट आती है दलित उद्धार कार्यक्रम। प्रांतीय मंत्रिमंडल ने दलित उद्धार हेतु शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्ण एवं हरिजनों के साथ शिक्षा लेने की व्यवस्था की। साथ ही हरिजनों को छात्रवृत्ति शुल्क मुक्त एवं पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई। उन्हें मंदिर प्रवेश हेतु एक्ट बनाए गए। नेक्स्ट आता है शराबबंदी। इसी समय महात्मा गांधी का प्रभाव स्वरूप प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शराब बंदी करवाई थी, और भले ही इससे प्रांत की राजस्व में कमी आई थी लेकिन उन्होंने करवा दी थी। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा में सुधार। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में भी ध्यान दिया था। इन्हें वर्धा योजना और बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अन्य सुधार कार्य प्रांतों में इन कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायतों की स्थापना करते हुए विभिन्न श्रम संगठन ट्रेड यूनियन को भी प्रेरित किया था। साथ ही इसी बीच 1935 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 1929 में नहीं हुआ था यार, 39 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तब भारत को सम्मिलित न करने की बात पर कांग्रेस और सरकार में मतभेद हो गए। इस कारण से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने भी अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कार्य किए। इन प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल की उपेक्षा, वहां के गवर्नर ने इन मंत्रिमंडलों के साथ उपेक्षा का भाव रखते हुए अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का खुलकर एवं मनमाने ढंग से प्रयोग किया। इसी वजह से मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ होते हुए भी अपनी प्रजा के लिए अपनी मर्जी से कोई खास विकास कार्य नहीं कर पाई, क्योंकि अंग्रेज गवर्नर इन्हें अनेक तरह से संवैधानिक संकट उपस्थित कर रोक दिया करते थे। नेक्स्ट आते हैं मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा। इस तरह से अपने 2.5 वर्ष के शासनकाल में इन प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं तथा स्वतंत्रता की लौ को भी जलाए रखा है। उपलैंड लिखते हैं कि इन कांग्रेस शासित प्रदेशों में प्रांतों में समाज सुधार के क्षेत्र में अद्भुत सफलता एवं लोकप्रियता प्राप्त की है। इस बात को स्वयं वायसराय ललित गो ने भी स्वीकार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में मंत्रियों ने विशिष्ट रिकॉर्ड स्थापित किए। इसी तरह 28 माह के इन मंत्रिमंडल का मूल्यांकन करते हुए बिपिन चंद्र पाल लिखते हैं कि इनके सुधारों ने संपूर्ण वातावरण में ही बदलाव ला दिया था। हेंडरसन ने संसद सदस्य तैमूरुल हूल का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इन्होंने कार्य में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की सफलता का वातावरण ही निर्मित कर दिया था। किसने कहा है ये? तैमूरुल हूल के द्वारा ये कहा गया था। इसके साथ ही हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट यूनिट में हम इसकी 4th यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपके लिए PDF चाहिए है तो प्लीज जो QR कोड दिया गया है उस पर 99 का पेमेंट करने के बाद आप 9826091601 पर मैसेज कर दीजिए, तो हम आपके लिए
पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे चारों यूनिट के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।